हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है आपके एम्स के वेबसाइट पे, ऑफिशियल है। और ये किसके रिगार्डिंग में है? ये आपके पूरे जो एग्ज़ाम का प्रोसेस होने वाला है, एग्ज़ाम के प्रोसेस से लेके आपके ज्वाइनिंग के प्रोसेस तक का, आपके प्रेफरेंस को चुनने का, आपके पोस्ट चुनने का, एग्ज़ाम डेट को लेके, एडमिट कार्ड के डाउनलोड को लेके, हर एक चीज़ को लेके ये वीडियो रहने वाली है। तो आप लोग एंड तक रहिएगा। और हर एक वीडियो में मैं ये नहीं बोलता था कि ज़रूर रहिएगा, बट इस वीडियो में ज़रूर रहिएगा। एटलीस्ट वो लोग तो ज़रूर रहें जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बाकी है। जो लोग कर चुके उनका नहीं बोल रहा मैं, वो लोग कर चुके तो ठीक है। जो लोग नहीं किए हो वो एटलीस्ट करने से पहले एक बार ये पूरी वीडियो देख लो। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, 2-3 घंटे की, 20 से 25 मिनट की जाएगी हार्डली। तो आप एक बार स्पीड 2x करके भी देख लो पूरे प्रोसेस को। मैं एक एक लाइन आपको इसमें समझाने वाला हूँ, इस पूरे 16 पेज के नोटिफिकेशन को। उसके बाद एंड में हम एडमिट कार्ड पे जो जो चीज़ें करनी है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपके लॉगिन्स के जगह पे जो जो चीज़ें करनी है वो सारे एक तो पहले हम लोग इसमें देख लेंगे। उसके बाद हम लोग उसको इसी वीडियो में एंड में, मतलब पहले इसको समझ लेने के बाद हम उसे कर भी लेंगे। मतलब साथ साथ सब कुछ इसमें इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको सुबह सुबह मिल जाएगी 13 को। 12 तारीख आज मतलब हो चुका है, 12 तारीख को ये आया, आपको 13 तारीख को वीडियो सुबह सुबह मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे मेरी चैनल पे वीडियो आपको दोपहर के आसपास या शाम के आसपास मिलती थी। ये वाला मैं सुबह डाल दूँगा क्योंकि काफ़ी लोग को एडमिट कार्ड फिर डाउनलोड भी करना होगा। तो एटलीस्ट आप लोग जब वीडियो पे आ ही गए हो तो एंड तक देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो नोटिफिकेशन जो आया है आपका है 12 तारीख को। डेट क्या था आपका एडमिट कार्ड आने का, ठीक है। एडमिट कार्ड तो थोड़े लेट से आया और आपका एक नोटिफिकेशन आया है, तारीख आप देख सकते हो 12 दिसंबर का है। एम्स CRE के जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसके लिए है ये, ठीक है। नोटिस नंबर आप सबसे चलो, एग्जामिनेशन शेड्यूल को अगर आप हम लोग बातें करें आगे, ये किस एग्ज़ाम के लिए है? CRE 2023 के लिए। एग्जामिनेशन शेड्यूल यहाँ पे पहले लिखता है आपका, अपीयर होने के लिए आपको एग्जामिनेशन में आपको एक एक्सरसाइज चॉइस चुनना होगा, प्रेफरेंस ऑफ एम्स चुनना होगा, ठीक है। जिस फॉर पोस्ट अप्लाइड बाय 17 दिसंबर 2023 एंड डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड। आपको क्या करना है, पहले इसमें जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाओगे वहाँ पे आपको एक, अगर आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है तो आपको एक मैसेज मिलेगा वहाँ पे आपको एक्सरसाइज चूज़ करना रहेगा। वो सब हम करके देखेंगे। इसका मतलब मैं बता दूँ, वहाँ एक्सरसाइज चूज़ करना रहेगा। और जैसा कि मैंने प्रीवियस काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया है कि आपको प्रेफरेंस चुनना रहेगा अपने एम्स के हिसाब से, कि आपको अगर आपके मार्क्स बनते हैं अच्छे तो मैं पहले इस एम्स में जाना चाहूँगा, फिर इस एम्स में, फिर इसमें आपके मार्क्स मेरिट के अकॉर्डिंग वो आपको अलॉट किया जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। आप ये कब तक कर सकते हो? आप ये कर सकते हो, अप्लाइड आपको करना है ये 17 दिसंबर तक आप कर सकते हो। हाउएवर कैंडिडेट एडिड देयर चॉइस एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ एम्स अगेंस्ट देयर अप्लाइड पोस्ट 11:30 PM ऑफ 18 दिसंबर। ये आप लोग एक्सरसाइज चॉइस कब से, प्रेफरेंस ऑफ एम्स हर कर सकते हो 17 तारीख तक। डाउनलोड आप एडमिट कार्ड एंड डाउनलोड कर सकते हो। हाउएवर कैंडिडेट चूज देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ एम्स अगेंस्ट देन, ये काम आप कर सकते हो 11:30 बजे रात तक 18 दिसंबर तक, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। एग्जामिनेशन आपका शेड्यूल हुआ है 18 दिसंबर को और 20 दिसंबर को, ठीक है। 18 दिसंबर को और 20 दिसंबर को 2 दिन हुआ है। नीचे कुछ शेड्यूल दिए गए हैं, इसमें आप चेक कर लो। डे 1 में आपका 18 तारीख जो मंडे है उसमें मॉर्निंग शिफ्ट, 2 शिफ्ट के में पेपर है उस दिन। पहला शिफ्ट आपका 9 बजे से लेके 12 बजे दोपहर तक है एंड दूसरा शिफ्ट आपका 3 बजे से लेके 6 बजे शाम तक है। डे 2 में एक ही शिफ्ट है आपका, वेडनेसडे है 20 तारीख, इवनिंग का एक ही शिफ्ट रखा गया है 3 बजे से लेके 6 बजे शाम तक। चलिए आगे, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंडेटरी है आपको। अब बहुत सारे नंबर्स में एप्लीकेशन को देखा गया है, लार्ज नंबर में मल्टीपल पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, तो द कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू, मे बी लिखा है मतलब
ज़रूरी नहीं, एसेंशियल नहीं है रिक्वायर्ड टू अपीयर इन मोर देन वन शिफ्ट। आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है कि आपने अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको एक से ज़्यादा शिफ्ट में बैठ के एग्जाम देना पड़े। हेंस ऑल रिक्वायर्ड टू चेक देयर एडमिट कार्ड फॉर द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिपोर्ट एज पर द रिपोर्टिंग टाइम मेंशन इन द एडमिट कार्ड। तो आपको एडमिट कार्ड को बारीकी से चेक कर लेना है। आगे इसको और ब्रीफली समझाया गया है, ठीक है। जो अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट लिखा है तो आगे इसको और ब्रीफली समझाया गया है इनके नोटिफिकेशन में। अब क्या नहीं किया जाएगा, चेंज इन सेंटर, टाइम, डेट, ये सब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देयर इज चांस दैट वन पेपर मे बी मीन्ट फॉर मोर देन वन पोस्ट फॉर बोथ द जनरल पार्ट एंड डोमेन पार्ट। मतलब एक पेपर ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा पोस्ट्स के लिए हो, ठीक है, ऐसा इन्होंने लिख दिया है। फॉर द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन सी द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पब्लिश सेपरेटली ऑन द वेबसाइट। वो जो हाल में ही 7 तारीख को अपना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आया था, हर एक पोस्ट का सेपरेटली डाला गया था, वो आप देख सकते हो। किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए वो सब कुछ आपका मेंशन किया गया है, यहाँ वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। एडमिट कार्ड से जो रिलेटेड बातें हैं, चलिए अब वो कुछ कर लेते हैं। एडमिट कार्ड में आपको इंपॉर्टेंट क्या है, एडमिट कार्ड यहाँ पहले पॉइंट में लिखा गया है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इसके बिना आपको एग्जाम में एंटर नहीं किया जाएगा। उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाला बात यहाँ पे लिखा गया है, देखिए आपको प्रेफरेबली इन कलर। अगर आप एडमिट कार्ड प्रिंट कराओ तो कोशिश करना कि आप कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, क्योंकि ऐसा इन्होंने लिख दिया, ब्लैक एंड वाइट में ऐसे काम चल जाता है, बट इन्होंने लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, तो मेरे समझ से आप लोग वो करा लो। जहाँ आपने 3000 का फ़ी दिया वहाँ आप 10 पीस और लगा सकते हो, तो कलर में ही प्रिंट करवाइएगा। इनका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि उसमें फ़ोटोग्राफ अच्छे से नज़र आना चाहिए, आपका सिग्नेचर अच्छे से दिखना चाहिए, डिक्लेरेशन उसमें होगा वो अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है, और सब कुछ। एडमिट कार्ड प्लीज़ कैरी एन एडमिट कार्ड हैज़ ए क्लियर प्रिंट ऑफ योर अपलोडेड फोटो। चलो ये सब तो हो गया। ये क्या है, अप्लाइड एक से ज़्यादा जिन बच्चों ने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन आईडी, कैटेगरी एंड डीओबी रिफ्लेक्टेड इन द एडमिट कार्ड पर्टेन टू द पोस्ट फ्रॉम विच द एडमिट कार्ड हैज़ बीन डाउनलोडेड। जहाँ से भी आप डाउनलोड करोगे वहाँ हर एक पोस्ट के रिगार्डिंग एक रजिस्ट्रेशन आईडी, कैटेगरी, डीओबी होगी। हाउएवर फॉर ऑल पोस्ट रेस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन नंबर, कैटेगरी, डीओबी एज पर रजिस्ट्रेशन स्लिप और रेस्पेक्टिव पोस्ट विल बी एप्लीकेबल। और उसी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आगे इसके सारे पॉइंट्स को आगे और अच्छे से समझाया गया है। तो कुछ लोग को अभी थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा होगा तो वो लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ कहने का मतलब आप क्या है कि हर एक रजिस्ट्रेशन नंबर, हर एक पोस्ट के लिए अलग सा रजिस्ट्रेशन अगर आपने किया है तो वो अलग अलग सा आपका दिखेगा। एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जिनको भी मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई किए हैं, हो सकता है उनके अलग अलग आए एडमिट कार्ड, हो सकता है कि उनका एडमिट कार्ड कॉमन आएगा। ये बातें मैंने अभी बता दी, हालांकि आगे लिखी हैं, बट मैंने बता दी कि कुछ लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ एनी कैंडिडेट फाउंड ट्राइंग टू अपीयर इन एग्जामिनेशन बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ये वही बात है कि आप किसी भी तरह का फॉल इन्फॉर्मेशन के साथ अगर एग्जामिनेशन में पाए गए, मतलब आप अगर डिसेबिलिटी आप में नहीं है बट आप उसके थ्रू जाना चाह रहे हो, या आपके पास EWS नहीं है आप वो लेके जा रहे हो, या OBC का सर्टिफिकेट नहीं है आप वो लेके जा रहे हो, तो उसमें आपको माल प्रैक्टिस का वो लग सकता है, आपके साथ एक्शन लिया जा सकता है। ये इस पॉइंट में उतना कुछ है नहीं। चलिए, ये आपको दिया, एडमिट कार्ड इशूड प्रोविजनली बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एप्लीकेबल फ्रॉम विदाउट एनी स्क्रूटनी ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको किसी भी तरह का कोई स्क्रूटनी नहीं किया गया है अभी कि आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हो या नहीं करते हो, बस ये आपको एग्जामिनेशन में अलाउ करने के लिए दे दिया गया है। और ये कभी भी कैंसिल किया जा सकता है आपका कैंडिडेचर किसी भी स्टेज पर, ठीक है, अगर आप सही पाए नहीं जाते हो तो। एम्स आप डाउनलोड कहाँ से करना है, आपको लॉगिन करना है, माई पेज से आपको मिल जाएगा, तो वो तो खैर हमें पता ही है कहाँ से करना है। अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट देयर विल बी कॉमन एडमिट कार्ड कंटिन्यू, जो मैंने बात कही थी कॉमन वाली। अब देखो नंबर 6 में कह रहा है, इफ़ यू हैव अप्लाइड मोर देन वन पोस्ट देयर विल बी अ कॉमन एडमिट कार्ड कंटेनिंग डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑन डिफरेंट डेट्स एंड टाइम फॉर द डिफरेंट पोस्ट। अगर आपने बहुत एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए किया है तो उसके लिए कॉमन एडमिट कार्ड होगा, और उसी एडमिट कार्ड पे आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल रहेगा। अगर डिफरेंट डेट पे आपके एग्जाम है या डिफरेंट टाइम पे एग्जाम है वो वहाँ पे मेंशन्ड होगा हर एक डिफरेंट पोस्ट के लिए, अगर ऐसा है तो। All candidate must check their post applied for and the admit card issued and bring in notice for any discrepancy immediately through my page। आप लोग बिल्कुल चेक कर लेंगे, खासकर वो लोग जिन्होंने एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। चलिए, एट द बेस्ट ऑफ एट द सेम एग्जामिनेशन सेंटर हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर कॉमन कैंडिडेट्स। देखिए, एम्स की तरफ से ये कहा गया है कि उनके एफर्ट ऐसे रखे गए हैं कि जो बच्चा एक से ज़्यादा के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनके सेंटर सेम ही हों, मतलब उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इस कोशिश की गई है। मतलब
और ऐसा अगर नहीं होता है, ऐसा अगर किसी केस में ऐसा नहीं भी है, तो इन सम केसेस दे विल बी डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर बट विद इन द सेम सिटी। आपको सिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम सिटी में आपके सेंटर्स अलग अलग हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। हालांकि इन्होंने कोशिश की है कि एक सेंटर ही रह जाए, मतलब जो इवनिंग शिफ्ट पे है, मान लो शिफ्ट बदल जाए, बस आपका एक शिफ्ट मॉर्निंग में हो जाए और एक इवनिंग में हो जाए, ऐसा हो सकता है, या एक आज हो जाए एक कल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि आगे देख लेते हैं। चलिए, इन अगला है, इन केस वेयर द एग्जामिनेशन शेड्यूल इन डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर इन अ सिटी देयर विल बी सेपरेट एडमिट कार्ड फॉर ईच डे। अगर ये देखिए सेपरेट कब होगा, जब आपके सेंटर बदल जाएंगे, ठीक है। सेपरेट तब होगा जब आपके सेंटर्स बदल गए, डे बदल गए, ठीक है। ईच डे के लिए अलग हो जाएगा। सेंटर बदलेंगे तो ऑब्वियस है कि आपके एडमिट कार्ड चेंज हो ही जाना है, ठीक है। प्लीज़ ब्रिंग एन एडमिट कार्ड टू द एग्जामिनेशन सेंटर एज पर शेड्यूल। 2 कॉपी आप एडमिट कार्ड का करा लोगे, एक एग्जामिनेशन पर्पस के और एक अपने आगे के फर्दर फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने के लिए, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो 2 प्रिंट करा लेना। हालांकि 3-4 करा लेना, क्या ही फ़र्क पड़ता है, रखे रहना। अगर आप जान ही रहे हो, काफ़ी लोग अपनी तैयारी को अच्छे से जान रहे होंगे। चलिए, प्लीज़ रीड एंड नोटिस पब्लिश ऑन द वेबसाइट। ये आपको नोटिस पढ़ लेना है कि भाई ये जो आया है अननेसेसरी क्वेरी जो लोग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, मतलब उनके पास, देखो एम्स के पास जाता सब कुछ है बट रिप्लाई वो किसी का नहीं करते। इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब वही निकल के आता है, अवॉइड रेजिंग अननेसेसरी क्वेरी एंड क्वेश्चनिंग प्रोसेस रेदर देन द फॉलोइंग द प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस जो भी दिया गया आप उसे फॉलो करो चुपचाप, आप क्वेश्चनिंग मत करो, क्वेरीज रेज मत करो, ठीक है। इनकी तरफ से मतलब एज पर चलना है शेड्यूल जो इन्होंने बनाया है, ठीक है। इट इज़ बट द इन्वॉल्व इन अनफेयर, मतलब कुछ भी अनफेयर तरीके से आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। अब देखो प्रोसीड्यूर की बात आती है। प्रोसीड्यूर में नंबर 1 आपका क्या बोला है, द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू एक्सरसाइज चॉइस एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ एम्स अगेन द पोस्ट अप्लाइड इन द पोस्ट पोर्टल बिफोर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले ये काम कर लेना है, एक्सरसाइज चूज़ करना है एंड प्रेफरेंस ऑफ एम्स चूज़ करना है अगेंस्ट अप्लाइड पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके अगेंस्ट एम का एक लिस्ट आएगा जहाँ जहाँ उसकी वैकेंसीज रहेगी, और एक एक्सरसाइज चॉइस करना है। अब ये क्या है वो तो हम खोल के देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। एक्सरसाइज मतलब वर्ड क्या है यहाँ पे, किस बिहाफ में यूज़ किया उन्होंने। चलो, सेकेंड, अ कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज चॉइस and order of preference for all posts before enable download the admit card. For a candidate who has not exercised choice before the closing date of deleted choices and preferences, the candidate will stand cancelled as deemed withdrawn. No further query will be entertained in this regard. अब देखिए साफ साफ इन्होंने लिखा है, जो कैंडिडेट एक्सरसाइज चॉइस नहीं करेंगे या प्रेफरेंस चॉइस नहीं करेंगे गिवन डेट से पहले, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले या उसके डिलीट होने से पहले नहीं कर पाएंगे तो उनको कैंसल्ड समझा जाएगा, उनके एप्लीकेशन को विड्रॉ कर दिया जाएगा और इसके रिगार्डिंग आगे किसी भी तरह का क्वेरी को एंटरटेन किया ही नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पूरी एंड तक आप लोग देख लीजिएगा, मैं एक एक लाइन समझा दूंगा, आप लोग को उस हिसाब से काफ़ी आसानी हो जाएगी। चलो, थर्ड नंबर, द ऑनलाइन पोर्टल विल अलाउ कैंडिडेट टू मेक चॉइसेस एम्स एज पर हिज एलिजिबिलिटी। आपका जो भी एलिजिबिलिटी रहेगा उसके बेसिस पे आपको ऑनलाइन पोर्टल पे वो मिल जाएगा चॉइस करने के लिए। द कैंडिडेट कैन अरेंज द चॉइसेस इन द डिज़ायर्ड ऑर्डर। डिज़ायर्ड ऑर्डर का मतलब आप उसी ऑर्डर में चॉइस अरेंज करिएगा जिसमें आपको, जैसे 4-5 एम्स हैं, जिस एम्स में आपको जाने का ज़्यादा इच्छा है, मान लो कि होता है ना कि आपके घर के लोकेशन से वो ज़्यादा नज़दीक है या वो एम्स ज़्यादा अच्छा है आपकी नज़र में, तो इस बेसिस पे पहले नंबर पे उसको रखिएगा, दूसरे नंबर पे उसको रखिएगा। द चॉइसेस कैन बी एडिटेड एंड रीऑर्डर्ड बिफोर द एडमिट कार्ड डाउनलोड। अब देखिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आप क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो और रीऑर्डर भी कर सकते हो। बाई चांस आपको पहले आपने कर लिया 1 2 3 4, फिर आपको ध्यान आएगा नहीं 3 वाले को 1 में डाल देता हूँ, 1 को 2 में डाल देता हूँ, 2 को 4 पे डाल देता हूँ, 4 को 3 पे डाल देता हूँ, तो ये आप कर सकते हो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के पहले। चलिए, till 18 December 2023 up to 11:30 PM a candidate can edit his choice of institute order of preference। मतलब इतने तारीख से पहले आप, इतने समय से पहले आप कर सकते हो। Have candidate failed exercise will before download admit card will treat as eligible, not eligible and admit card will not be issued। अगर आप ये इस तारीख से पहले कर मतलब नहीं कर पाते हो तो आपको एडमिट कार्ड नहीं इशू किया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं रहोगे। नेक्स्ट,
काइंडली नोट दैट द चॉइस कैनॉट बी एडिटेड वन रीऑर्डर्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस। इसका अगर डेट बंद हो गया, मतलब एक्सरसाइज चॉइस करने का डेट अगर बंद हो गया जो आपको दिया गया है, तो उसके बाद आप इसे ना एडिट कर सकते हो ना रीऑर्डर कर सकते हो। एलोकेशन विल बी डन एज पर चॉइसेस मेड बाय कैंडिडेट एंड मेरिट ऑब्टेन इन सीबीटी एग्जाम। साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, हालांकि ये बातें हम लोग पहले बात कर चुके हैं, मतलब अंदाज़ा हमने इसी वे में लगाया था। तो एलोकेशन आपका किस बेसिस पे हो सकता है, आप चॉइस जो करोगे वो तो आपका रहेगा ही, बट जो आप स्कोर करोगे, आपकी जो मेरिट बनेगी, ठीक है, मेरिट में आप ऊपर रहोगे, जितना ऊपर रहोगे आपके चॉइसेस उतने अच्छे होंगे आपके, मतलब आपने जो चुना है वो आपको मिलने के लिए, ठीक है। तो मेरिट डिसाइड करेगा कि आपका चॉइस आपको मिलता है या नहीं मिलता है, मतलब ऑब्वियस है जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उसको उनके चॉइस मिलेंगे। चलिए अगला पॉइंट है, विद इन 5 डेज आपको एग्ज़ाम के 5 दिन के, मतलब रिजल्ट आने के 5 दिन के बाद आपको रिपोर्ट करना होगा पर्सनली, इन पर्सन, मतलब आपको खुद ही जाना होगा ज्वाइनिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, जहाँ भी आपको एलोकेट किया जाएगा इंस्टीट्यूट, विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी है कैटेगरी वैटेगरी जो भी सर्टिफिकेट है सब कुछ के साथ आपको जाना पड़ेगा जहाँ भी आपको अलॉट किया जाएगा उस इंस्टीट्यूट में, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट अवेलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन मस्ट शो द वैलिड प्रूफ। जिस भी तरह का आप रिजर्वेशन है आपके पास, ठीक है, उसका आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लेम कर रहे हो रिजर्व सीट के लिए, मतलब जैसे भी SC ST EWS OBC बहुत सारे रिजर्वेशन वाले सीट्स हैं, तो उसके लिए आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। जो PWD वाले हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले हैं उनके पास भी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। इसमें बस वही सारे बातें की गई हैं। ऑल डिस्प्यूट परटेनिंग, जो भी डिस्प्यूट होगा वो कहाँ से होगा सॉल्व, जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ओनली। देखिए अब आते हैं हम लोग बात पोस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस पे। प्लीज़ सी योर एडमिट कार्ड फॉर डिटेल ऑफ रिपोर्टिंग टाइम एंड एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर और रिपोर्टिंग के टाइम को लेके आप अपने एडमिट कार्ड को देखें बढ़िया से। इट इज़ मैंडेटरी टू अपीयर इन बोथ जनरल एज वेल एज डोमेन पार्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव अप्लाइड पोस्ट, फेलिंग विच कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट। देखिए अब इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि पेपर 2 होंगे शायद, डोमेन के अलग और जनरल के अलग। It is mandatory to appear in both general as well as domain part of their respective applied post, failing which candidate will be treated absent। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं क्या है। जनरल पेपर के बारे में आपको दिया है, देयर विल बी अ कॉमन जनरल पेपर कंटेनिंग 40 MCQ फॉर 45 मिनट फॉर ग्रुप ऑफ पोस्ट कॉमन एज मैंशनड बिलो एज पर, मतलब एक कॉमन जनरल पेपर होगा किसके लिए, जिसमें 40 MCQ होगा, 45 मिनट का होगा, फॉर द ग्रुप ऑफ पोस्ट कॉमन एज मैंशन, नीचे जो मैंशन किए गए हैं उन सारे पोस्ट के लिए। अब देखिए 18 तारीख जो है, ये जनरल पेपर आपका 18 तारीख को होने वाला है, 40 MCQ 45 मिनट का, और नीचे जो भी पोस्ट दिए गए हैं वो पोस्ट का आपका मॉर्निंग शिफ्ट है, मतलब जनरल पेपर MCQ इतना 18 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट फॉर फॉलोइंग पोस्ट। इतने सारे जो पोस्ट यहाँ पे हैं इनका 18 दिसंबर को मॉर्निंग पोस्ट को है, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में है। हाँ, इतने का मॉर्निंग शिफ्ट में है। फिर अगेन देखें अब जो चलेगा वो भी मॉर्निंग शिफ्ट का है, किस तारीख का, 18 दिसंबर का ही है। चलिए अब जो आ रहा है देखिए 18 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट आ गए। अब जो पोस्ट आएंगे उनका कब है, 18 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। अब देखिए इवनिंग शिफ्ट में क्या पता पोस्ट कोड आपका 6 पहले भी हो सकता था, बट अब आया है ना, तो मे बी यहाँ कुछ क्वेश्चंस बदलेंगे। शिफ्ट वाइज क्वेश्चन तो पक्का डिफर करेंगे ही करेंगे, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो मे बी डिफर करें जो क्वेश्चन शिफ्ट पहले मॉर्निंग वाले शिफ्ट में है। चलिए ठीक है, इवनिंग वाले शिफ्ट में क्या क्या है, इतने सारे पोस्ट का फिर से है आपका इवनिंग शिफ्ट में। चलिए ख़त्म हुआ। अब देखिए अब क्या है, नोट करके दिया गया है आपको, all candidate irrespective of number of applied post have to appear in common general part as per detail mentioned above। मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपको जनरल वाले पार्ट में अप्लाई होना ही है एज पर मैंशनड अबव। आपको जैसे बताया गया है शेड्यूल आपका 18 को है तो 18, मॉर्निंग तो मॉर्निंग, इवनिंग तो इवनिंग। बात कितनी तारीख की हुई है, अभी 18 की ही हुई है, ठीक है। मेरिट विल बी क्रिएटेड फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑन CBT। मेरिट हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग
तैयार किया जाएगा जिससे आपका परफॉर्मेंस रहेगा सीबीटी में। अब डोमेन स्पेसिफिक पार्ट में हम आते हैं। There will be domain specific paper containing 40 MCQs and 45 minutes for a group of posts mentioned below as per scheme published in advertisement. The schedule of examination will be notified through the admit card। मतलब डोमेन स्पेसिफिक जो ग्रुप है वो 40 क्वेश्चन का होने वाला है, 45 मिनट का होने वाला है, ग्रुप ऑफ पोस्ट होने वाले हैं। नोटिफाइड एडमिट कार्ड डोमेन पेपर कोड एज मेंशनड बिलो मींस देयर विल बी अ सिंगल डोमेन स्पेसिफिक पेपर फॉर द मेंशनड ग्रुप ऑफ पोस्ट एज पर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जो भी डोमेन कोड दिया है, नीचे आप जिस समय दिखाऊंगा तो आप टेबल पे अच्छे से समझोगे, एक प्रॉपर कोड दिया गया है डोमेन पेपर का, उसमें साथ में ग्रुप ऑफ पोस्ट दिए गए हैं। मतलब एक कोड में हो सकता है 3 पोस्ट हो, इनके लिए एक ही पेपर होगा। अगर आपका ग्रुप कोड डिफर करता है तो फिर आपको 2 पेपर में या 3 पेपर में ऐसे बैठना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब उसको हम लोग देखेंगे। हाँ, अब काफ़ी लोग को ये समस्या आ रही होगी यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो ये इन्होंने लाइन लिख दिया कि मेरिट विल बी क्रिएटेड फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑन सीबीटी। तो ये आगे आपको क्लियर होने वाला है कि जितना समझ में आ रहा है कि इस पेपर में मार्क्स जो लाने होंगे वो अलग और इस पेपर में जो मार्क्स लाने होंगे वो अलग, और फिर दोनों ही पेपर में लाए हुए मार्क्स मिलके मेरिट बनेगा आपका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, इन अ केस a candidate is appearing in more than one group of post for which there is more than one domain paper code। मतलब अगर आप, ये आपका ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप मतलब हर एक पोस्ट का नाम हो गया ग्रुप में, ये आपका पोस्ट कोड हो गया और ये डोमेन पेपर कोड हो गया। तो कह रहा है कि अगर आप एक ग्रुप से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो और वहाँ पे एक से ज़्यादा पेपर कोड आ जाता है, डोमेन पेपर कोड, तब आपको सेम शिफ्ट 1 पेपर विल बी स्टार्ट एट द एंड ऑफ डोमेन पेपर वेयर ईच डोमेन पेपर। मतलब अगर आपका पोस्ट कोड अलग हो गया तो आपका एक पेपर 45 मिनट का ख़त्म होगा और उसके बाद दूसरे कोड का 45 मिनट का पेपर आपका क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है, ये कहा गया है। अब देखो इसको अच्छे से समझें तो यहाँ मैं बताता हूँ आपको। ये आपका पोस्ट ग्रुप नेम हो गया जिसमें सारे लिखे हुए हैं, ये सब सारे पोस्ट के नाम है। ये पोस्ट कोड हो गया जो आपको ऊपर में भी दिखेगा, जो 1 से लेके 100 तक है। ठीक है, ये 2 नंबर पे है, ये 18 पे है, ये 1 पे है, इस तरीके से। और ये हो गया आपका डोमेन पेपर। मतलब ये जो डोमेन पेपर कोड 1 है ना, देखिए यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ, इरेज करता हूँ। देखिए ये जो डोमेन पेपर आपका 1 है, ठीक है, ये आपका डोमेन पेपर कोड 1 हो गया। इस 1 में कितने पोस्ट आ रहे हैं आप देख सकते हो, 2 आ रहे हैं। तो इन 2 के लिए एक पेपर होगा। पोस्ट कोड 2 में आपके 3 पोस्ट आ रहे हैं, ये वाले और ये वाले। ठीक है, 1, 30 और 95। तो इन तीनों के लिए एक होगा। अब 3 में 2 आ रहे हैं, 4 में 2 आ रहे हैं, 5 में 2 आ रहे हैं, 6 में 3 आ रहे हैं, 7 में 3 आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका ग्रुप, ये हो गया। तो आपने अगर एक से ज़्यादा ग्रुप के लिए अप्लाई किया है, बाई चांस किन्होंने, जैसे ऑफिस असिस्टेंट वाला ही ले लें कि मान लो आपने AA के लिए भी किया है और OA या NS के लिए भी किया है और ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र के लिए भी किया है, तो इन तीनों के लिए आपके एक ही पेपर है। ठीक है, एक पेपर में आपके 3 मेरिट बन जाएंगे। मतलब तीनों जगह आपके नाम नंबर के हिसाब से अलग अलग जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें मिलेंगे, क्योंकि तीनों में अलग अलग नंबर ऑफ़ कैंडिडेट रहेंगे। अब अगर बाई चांस आपने क्या किया कि आपका ये पोस्ट कोड तो यहाँ पे 2 था, ठीक है, आपका पोस्ट कोड यहाँ पे 2 था। अब आपने अप्लाई कर दिया सपोज़ इस पोस्ट कोड 7 के लिए, आपने एक तो अप्लाई कर रखा है NS के लिए, एक अप्लाई कर रखा है स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ ना, ग्रुप तो बदला ही बदला, आपका डोमेन पेपर कोड बदल गया। अब कोड बदल गया तो इनके बेसिस पे इन्होंने जो ये मेंशन किया है, पोस्ट कोड आर शेड्यूल्ड इन द सेम शिफ्ट, 1 पेपर विल शिफ्ट स्टार्ट आफ्टर एंड ऑफ अदर डोमेन स्पेसिफिक पेपर। मतलब एक डोमेन स्पेसिफिक पेपर का ख़त्म हो जाएगा तब दूसरा वाला चालू होगा, और ईच डोमेन पेपर कोड विल बी ऑफ 45 मिनट। यहाँ पे आपको दिख रहा है ईच पेपर डोमेन कोड, मतलब हर एक डोमेन पेपर कोड जो होगा वो अलग से 45 मिनट का होगा। मतलब आपने क्या करना है, अगर आपने इसके लिए भी अप्लाई किया है और इसके लिए भी अप्लाई किया है, इसके लिए भी अप्लाई किया है, तो आपको यहाँ 45 मिनट का पेपर और आपको यहाँ 45 मिनट का पेपर ये करना है। ठीक है,
आई होप क्लियर होगा अब। मतलब जैसे ही आपका पोस्ट कोड बदलेगा, कोड जैसे देखो ये 12 नंबर पोस्ट में 1 2 3 4 5 आ गए। अब किसी ने इसके लिए किया होगा, किसी ने इसके लिए भी किया होगा, इसके लिए भी किया होगा, तो तीनों के पेपर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही पोस्ट कोड बदलेगा, जैसे 11 हुआ और एक 13 हो गया, तो इसके लिए आपको क्या होना होगा, 2 पेपर, पहले 45 मिनट अलग, फिर 45 मिनट अलग। आई होप क्लियर होगा। साइड में आपके पेपर के लैंग्वेजेस भी लिखे हुए हैं, कौन सा पेपर किस लैंग्वेज में हो सकता है। तो सारे के तो जनरल सारे के इंग्लिश हैं। यहाँ देखो किसी किसी में बाइलिंगुअल है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि पोस्ट कोड मतलब डोमेन पेपर कोड का क्या मतलब है, पोस्ट ग्रुप नेम का क्या मतलब है और पोस्ट कोड का मतलब क्या है। ये तो आपका 1 से लेकर 100 तक जो कोड है पोस्ट का वो हो गया। ये ग्रुप नेम मतलब क्या हो गया, जो पोस्ट का नाम है वो हो गया। और ये हो गया आपका डोमेन पेपर कोड। पेपर कोड जो भी आपका रहने वाला है उसमें आपका पेपर होगा। ठीक है, चलिए इतनी सी बात तो क्लियर हो गई होगी। ये सारा पोस्ट का दिया हुआ है उसी तरीके से। यहाँ पे आपका गिवन है कि किस पोस्ट का बाइलिंगुअल होने वाला है, किसका सिर्फ इंग्लिश होने वाला है। आप अपने पोस्ट के हिसाब से सब कुछ देख लोगे। यहाँ पे टोटल कितने पेपर कोड हैं ये देखो। पेपर कोड आप अगर देखोगे तो 48 पेपर कोड हैं, 48। अब आप लोग सोच रहे होगे कि एग्ज़ाम होगा कैसे भाई। तो एग्ज़ाम ऐसे होगा कि अलग अलग पोस्ट के अलग अलग सेंटर्स अलॉट होंगे। ठीक है, सेंटर चेंज का बात तभी आएगा जब आपने 2 बहुत अलग अलग से फॉर्म फिलअप कर रखे होंगे। जैसे एक आपने फॉर्म किया जो 2 में आता है कोड में, और एक मान लो 14 में आ गया, या मान लो 30 में आ गया, या मान लो 48 है तो 48 में आ गया। तो जब इतना डिफ़र करेगा तो आपके सेंटर्स बदल जाएंगे। ठीक, और उसमें क्या होगा कि भाई एक जैसे इन्होंने इस बेसिस पे अलॉट किया है सेंटर्स कि इस सेंटर पे बस इस पेपर का डोमेन होगा, इस सेंटर पे जब इस पेपर का डोमेन होगा। ठीक है, तो बच्चे उस हिसाब से बट जाएंगे। जिसने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसको उस पेज का पेपर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा होगा। चलिए आई होप यहाँ तक बातें क्लियर होंगी अब तक। अब देखिए आगे आएगा बात आपका प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट का। रिजल्ट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, तो यहाँ छोटा सा रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन शॉर्ट नोटिस एज पर पब्लिश्ड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉलोइंग पोस्ट हैव बीन पब्लिश्ड एंड मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट बेस्ड ऑन सीबीटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड। जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है उसके बेसिस पे आपको बनाया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यहाँ पोस्ट का नाम लिखा है आपका, यहाँ जनरल कॉमन पेपर 1 यहाँ आपके जो 40 मार्क्स बनते हैं, और डोमेन पे स्पेसिफिक में यहाँ से जो आपके 40 मार्क्स बनते हैं, दोनों को जोड़ के 80 में से जो बनते हैं वो आपका फाइनल मेरिट बनाएगा। ठीक है, मेरिट आपको दोनों पेपर में बनना है, मतलब दोनों पेपर को क्या करना है, इक्वल वेटेज दिया गया है दोनों पेपर। ऐसा नहीं है कि ये बस क्वालिफाइंग है और मेरिट बस इस पे बनेगा। मेरिट दोनों को ही मिला के बनाया जाएगा। आपके हर एक में 80 मार्क्स का रहेगा। यहाँ से कन्फ्यूजन उन लोग का खत्म हो गया जो लोग सोच रहे थे कि एलडीसी में क्या पेपर 1 ही होगा, डोमेन होगा ही नहीं। या बहुत सारे पोस्ट में ऐसा लोग सोच रहे थे कि डोमेन क्या नहीं होगा, सिर्फ पेपर 1 होगा। तो ऐसा किसी भी पोस्ट में नहीं है। आप ऊपर से नीचे सब देख लो, सब में 80 मार्क्स के मिला के ही बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देख लिए, यहाँ एनएस का है आपका ऑफिस स्टूडेंट का, ये एलडीसी का हो गया 40 मार्क्स 40 मार्क्स 80 मार्क्स में 40 40 80 मार्क्स में। सारे ही पोस्ट का कितने मार्क्स का है, सब पोस्ट का 80 मार्क्स का ही है। देख लो इतने हर एक पोस्ट का इन्होंने अलग अलग से दे दिया। 91 पे चल रहे हैं हम लोग। यहाँ देखो 100 पे आ गए, 40 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ तक सब बातें आपको क्लियर होगी। अब देखिए अब कुछ बातें और बची हैं। अब ज़्यादा पेज बचा भी नहीं होगा। देखो हम लोग किस पेज पे रन कर रहे हैं, हम लोग पेज नंबर 15 पे हैं। पूरी PDF 16 की है, तो एक पेज और बचा है। देखो और क्या क्या बातें हैं यहाँ पे। बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एप्लीकेबल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड पोस्ट वाइज फॉर द ईच पोस्ट पब्लिश फॉर द 100 ग्रुप ऑफ पोस्ट। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेरिट बनाया जाएगा। एम्स विल बी एलोकेटेड एज पर द बेस्ट चॉइस। आपको एम्स एलोकेट किया जाएगा आपके बेस्ट चॉइस पे, अगर आप उसके एलिजिबल हो, मतलब आपका मेरिट में उतना अच्छा है तो। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट क्वालिफाइंग एज पर जनरल कैंडिडेट विल बी एलोकेटेड बेस्ट चॉइस फॉर आउट ऑफ अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड सीट्स एज पर एक्सरसाइज चॉइस। अगर आप मतलब ये सिंपल सा बात वो है कि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो और अनरिजर्व की कट ऑफ को पार कर रहे हो या उसके प्रेफरेंस में घुस सकते हो तो आपको मौका मिल जाएगा। इन केस रिजर्व कैंडिडेट एलोकेटेड इन रिजर्व सीट एंड डिक्लेयर्ड लेटर नॉट एलिजिबल ड्यू टू इनवैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपको रिजर्व कैंडिडेट के एलोकेशन मिला और बाद में पता चला कि आप एलिजिबल नहीं हो इनवैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी अदर सीट के लिए भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा और आपका
ट्रीट कैसे किया जाएगा, कैंडिडेचर आपको कैंसिल समझा जाएगा। मतलब आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया, ठीक है, इस बेसिस पे आपको एलोकेशन तो मिल गया, बट वो पाया गया कि ये गलत है, तो उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको ओबीसी को हटा के यूआर में भेज दिया जाएगा और ईडब्ल्यूएस को हटा के यूआर में भेज दिया जाएगा। आपको फिर बिल्कुल कैंसिल ही कर दिया जाएगा, किसी तरह से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है। चलिए, इन्फॉर्मेशन फिल्ड इन एप्लीकेशन ट्रीट, मतलब जो भी फिल आपने इन्फॉर्मेशन किया है एप्लीकेशन में उसको करेक्ट माना जाएगा और उसी बेसिस पे आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे वो वेरिफिकेशन ओरिजिनल पे कराना होगा। दोज हु हैव नॉट एक्सरसाइज चॉइस बिफोर क्लोजिंग, जिन्होंने एक्सरसाइज चॉइस नहीं किया है क्लोजिंग डेट से पहले, उनका कैंडिडेचर स्टैंड कैंसल्ड माना जाएगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रेजोल्यूशन टाई केसेस, जो भी टाई केस बना है वो आपको बता दिया गया है ऑलरेडी, कहाँ पे, एडवर्टीजमेंट में। और यहाँ पे लिखा गया है अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, मतलब सीबीटी एग्जाम कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होता है सबके तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस बेसिस पे होगा, इन्होंने उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाल रखा था 20 जनवरी 2023 के रिगार्डिंग, आप उसे देख सकते हो। अगर नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इफ़ रिक्वायर्ड लिखा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस तरीके से इस एडवर्टाइजमेंट में जो भी निकला था उस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अब देखो मेन बात, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो रिपोर्टिंग कैसे करना है। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट टू हुम अ सीट हैज़ बीन एलोकेटेड आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट at the respective allocated institute for document verification and the further necessary action within 5 days of the declaration of result, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया है, जब भी आपका रिजल्ट आउट होगा उसके 5 दिन के अंदर आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट होगा वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और फर्दर नेसेसरी जो प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट करना है। लेकिन डेट आपको दे दिया गया है लिमिट, 5 दिन के अंदर ही आपको ये सब क्या कर लेना है, कंप्लीट। ऑल एप्लीकेंट मस्ट रिमेन इन रेडी स्टेट विथ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट एनओसी एज एप्लीकेबल। हर एक कैंडिडेट को कहा गया कि आप बिल्कुल भी रेडी रहोगे ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ, डॉक्यूमेंट एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट एनओसी एप्लीकेबल। जिनके पास अगर एनओसी है तो उनको, जिन पे मतलब ज़रूरत है तो वो इसके साथ रेडी रहेंगे, जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूरत है वो इनके साथ रेडी रहेंगे, और अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रेडी रहोगे। AIIMS New Delhi reserve all right decision to the director. AIIMS New Delhi will be final in all cases. In case is dispensary English version prevail. चलो, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये नोटिफिकेशन का द एंड होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे, वहाँ क्या करना है वो हम लोग चेक करेंगे, बिल्कुल प्रोसेस वाइज हम लोग डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड को। तो चलिए अब हम लोग वहाँ स्विच करते हैं। ये आई होप मैंने ये पूरी नोटिफिकेशन आपको, मतलब जहाँ तक मैं अच्छे से समझा सकता था मैंने उतना तो समझा दिया है कि अब आपको कोई दिक्कत ना रही, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करोगे। जो भी कमेंट करने का एक ऐसा सीन है ना कि आप जब कमेंट करते हो तो क्या पता मैं ना भी देखूं, अदर बच्चे देख रहे होते हैं, अदर कैंडिडेट देख रहे होते हैं, तो उनका सॉल्यूशन अगर उनको भी पता होता है तो वो भी सॉल्व कर देते हैं। तो उससे कमेंट करने से क्या होता है कि बाई चांस आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपने कमेंट कर दिया तो आपके कन्फ्यूजन को सारे लोग देखते हैं, तो जिनको सूटेबल बुझाता है या जिनको सूटेबल लगता है वो आप वहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है। जो भी आपको ना पता चले वो आप एक एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए। चलो, आई होप ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैंने जितना हो सकता था उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने एडमिट कार्ड वाला चीज़ में। चलिए आगे हम लोग ने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन आपको वहीं से कर लेना है जहाँ आप लोग सब लोग जानते हो लॉगिन कहाँ से करना है, तो वो दिखाने की ज़रूरत तो नहीं थी। चलिए, लॉगिन जैसे ही आप करोगे आपके पास एक पेज आएगा कूपन, सबसे पेज ऊपर जो आता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया था पहले भी। अब आपके पास एक ये वाला सेक्शन आ रहा होगा, ये वाला, ये देखो सबके एडमिट कार्ड में आ ही रहा होगा। जब भी एडमिट कार्ड इन द सेंस सबके लॉगिन पेज पे ये आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक केयर फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस। तो सिंपली हमें ये करना है, पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपका ये चीज़ लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। बहुत लोग का जिन्होंने देखा ही नहीं कि भाई उनका एडमिट कार्ड, मतलब एक बार भी उन्होंने फॉर्म फिलअप करने के बाद लॉगिन ही नहीं किया, मतलब
स्टेटस भी चेक नहीं किया कि मेरा एक्सेप्टेड है और रिजेक्टेड है, तो उनका तो आप कुछ नहीं हो सकता, क्या पता उनका आया कि नहीं आया। सुबह आज कुछ मैसेज आए थे जहाँ पे उन्होंने आज ही काफ़ी दिन बाद खोला और आज उनको दिख रहा है कि रिजेक्टेड है, तो अब तो वो कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका डेट 7 तारीख के पहले ही करना था। तो वो तो अलग बात होगी, आपको प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिख रहा होगा, आपको यहाँ से क्लिक करना है। ऊपर एक मैसेजेस टाइप में यहाँ दिया हुआ है, योर एग्जामिनेशन स्टेट एंड सिटी फॉर द सीआर एग्जाम इज डैश, एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडिंग ओनली आफ्टर एक्सरसाइजिंग एंड सेविंग द चॉइसेस ऑफ ऑल द पोस्ट यू हैव अप्लाइड। मतलब आप एडमिट कार्ड तभी डाउनलोड कर पाओगे जब आप सारे एक्सरसाइजिंग को चूज़ करके सेव कर लोगे, ठीक है। और जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, डाउनलोड एडमिट कार्ड विल स्टार्ट फॉर सच कैंडिडेट ओनली आफ्टर 13/12/2023 इवनिंग। अब इसका क्या मतलब है, अगर डाउनलोड हो गया तब तो ठीक है, बट अगर नहीं हुआ तो हम इसका मतलब समझ सकते हैं कि 13/12 के बाद। अब सच कैंडिडेट में इन्होंने क्या लिखा है भाई, ये चॉइस तो सबको करना होगा, ठीक है, देख लेते हैं, नो इशू। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए हम क्लिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ओपन होता है। देखिए जैसे वो हम उस पर हमने क्लिक किया, हमारे पास ये पेज ओपन होके आता है, लॉग इन इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो हम लोग क्या है, रजिस्टर्ड ही हैं, तो हमें कैंडिडेट आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और सिंपली क्या करना है, लॉग इन करना है, ठीक है। देखिए जब आप ये करोगे ना डायरेक्टली, तो आपको यहाँ पे इनवैलिड नज़र आएगा, एक मतलब मैसेज फ्लॉन्ट होगा इनवैलिड करके। तो आपको सबसे पहले ये करना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले ये करना है फॉर फर्स्ट टाइम यूज़र, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ अपना कैंडिडेट आईडी डालोगे, वहाँ से एक दूसरा पासवर्ड जनरेट होगा और वो पासवर्ड आपको फिर वापस से आके इसमें फिल करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने सोचा कि भाई ऑलरेडी हम लोग रजिस्टर्ड हैं तो डायरेक्ट डाल दें, हमारे पास पासवर्ड भी है, कैंडिडेट आईडी भी है, बट नहीं, वो आपको इनवैलिड दिखाता रहेगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा, वहाँ से आप पासवर्ड जनरेट करोगे, पासवर्ड जनरेट करने के बाद लॉगिन करोगे, ठीक है। चलिए देखिए अगले स्टेप में जब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे कैंडिडेट आईडी आपको डालने के बाद क्या करना है, सीधे गेट पासवर्ड पे क्लिक नहीं करना होगा, आपको पहले साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद अगला प्रोसेस आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप वो कर लोगे, वहाँ से आपके जाओगे, साइन अप, एक ओटीपी वाला प्रोसेस होगा, ओटीपी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मेल पे जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक क्रिएट पासवर्ड करना है, मतलब पासवर्ड एक क्रिएट करना पड़ेगा, उसको आप कंफर्म करना पड़ेगा। पासवर्ड का लेंथ आपका 6 से 15 डिजिट लॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आप सेव एंड लॉगिन करोगे, वापस जाके आप लॉगिन कर सकते हो इस पासवर्ड के साथ, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, जो पासवर्ड आपको पहले मिला था, जो प्रीवियस लॉगिन के लिए यूज़ कर रहे थे, वो पासवर्ड डाल सकते हो। आप लोग कोई और पासवर्ड भी डाल सकते हो, अगर याद रखना चाहते हो तो सेम पासवर्ड डाल दो जिससे हम लोग लॉगिन कर रहे थे, अदरवाइज कुछ भी डाल सकते हो। चलो ठीक है। अब जैसे ही वो सब प्रोसेस आप पूरा करने के बाद लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज मिलेगा, एक डैशबोर्ड मिलेगा। वहाँ पे आपके ये सारे डिटेल्स रहने वाले हैं, डिटेल्स रहेंगे और नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सरसाइज चॉइसेस। रेड में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यू हैव नॉट एक्सरसाइज सबमिटेड चॉइसेस, क्लिक ऑन एक्सरसाइज चॉइसेस बटन टू प्रोसीड। अब आपको इस बटन पे क्या करना होगा, इस बटन पे सिंपली आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं आपके पास ये मैसेज आ रहा है। मैसेज में क्या आ रहा है, द कैंडिडेट कैन एक्सरसाइज एडिट चॉइसेस एज वेल एज ऑर्डर ऑफ चॉइस टिल 18 December इतना 11:30. No changes in choices instituted again the applied for the order can be made if the choice have been submitted and logged or after the last date of the time mentioned above. The submitted logged choices last saved choices will be considered as the final choice of the candidate and subsequent seat allocation in that round. Use up and down arrow reorder चॉइसेस, मतलब अप एंड एरो के साथ आप रीऑर्डर कर सकते हो। आप एक बार सबमिट कर दिया या डेट खत्म हो गया या लॉक हो गया तो आप इसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे। जो फाइनल सबमिट रहेगा, जहाँ पे लॉक हो जाएगा, वही फाइनल चॉइस आपको लिया जाएगा, किस चीज़ के लिए कंसिडर किया जाएगा, फाइनल एलोकेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे पोस्ट मिल रहा है, अप्लाइड इंस्टीट्यूट मिल रहा है और यहाँ पे आपको ऐड चॉइस मिल रहा है। तो हम लोग ओपन करेंगे कि किसमें क्या क्या है, उसी बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे ये हमने चूज़ किया, ये वाला, इसमें जैसे आप कोई भी पोस्ट करोगे वो उसके सीट जहाँ जहाँ मिल रहे होंगे, मतलब बाई चांस आपने ये वाला चूज़ किया, अब इस वाले पोस्ट का सीट अगर यहाँ जिस भी एम्स में खाली होगा वो यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार करके। हमने पहला वाला चूज़ किया, इसमें देखिए यहाँ पे एम्स रायबरेली आ गया, यहाँ पे इतने सारे एम्स हैं, ठीक है। इस वाले पोस्ट के लिए इतने सारे एम्स अवेलेबल है। अब आप अपने हिसाब से चुन सकते हो कि भाई मुझे कौन से एम्स में जाना है, मतलब पहला चॉइस आप वहाँ पे डाल सकते हो। सपोज़ मैंने क्या किया, मैं बीबी नगर क्या ही करूँ, चलो खैर मेरा ही तो गया है, मैं तो
बस ये ट्राई कर रहा हूँ ना। चलो बाय सपोज मैंने ये कल्याणी डाल दिया, चलो ठीक है। वहाँ पे आपको उसके बाद आपको क्या करना होगा, ऐड चॉइस पे क्लिक करना होगा। देखिए जैसे आपने पहला किया और ऐड चॉइस पे क्लिक किया, आपका क्या हो गया, ऐड चॉइस क्लिक किया जैसे ही आपने, आपका आ गया यहाँ पे सीरियल नंबर, ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एम्स कल्याणी, और यहाँ पे आपको रिमूव करने का ऑप्शन भी है जब तक आप डाउनलोड नहीं करते हो तब तक, ठीक है। और यहाँ पे आपका फिर सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे, यहाँ पे ऐड चॉइस मारोगे, मतलब ये वाला सेलेक्ट करने के बाद ये वाला सेलेक्ट, पहले आपको ये सेलेक्ट करना होगा जिसके बेसिस पे इसका लिस्ट ओपन होगा, उसके बेसिस पे आप इसको क्लिक करोगे, मतलब ये क्लियर, तब आपको ऐड चॉइस करना है, वो आपके यहाँ पे दिखता जाएगा, ठीक है। आपने एक एंट्री की है, आप एक भी सिर्फ एक करके आप सेव मन, आपका मन है तो मन कर लो, बट एक करने का क्या ही मतलब, आपके पास ऑप्शन है तो आप सारे ही कर लो, ठीक है। तो अभी मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ कैसे कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे चूज़ किया सपोज जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पे आपका सिर्फ 2 एम्स आ रहे हैं, एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश। हमने बाई चांस यहाँ पे सपोज किया ऑफिस असिस्टेंट NS ये वाला, यहाँ पे आपके एम्स गुवाहाटी, एम्स भोपाल आ गए। हमने उसके नीचे वाला किया तो यहाँ पे आपका एम्स देवघर अकेला आ गया। फिर यहाँ पे हमने ऑफिस असिस्टेंट NS/एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट किया, यहाँ आपका एम्स जम्मू आ गया, यहाँ पे सिर्फ एम्स जम्मू है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एम्स में पहले जाना चाहते हो, तो आप उस पोस्ट को क्या करोगे, प्रेफरेंस दोगे, जिस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। आपको उसके बाद सिंपली क्या करना होगा, ऐड चॉइस करना होगा। ऐड चॉइस करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना होगा, सर्च भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। चलो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से हर एक का आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, एक से लेके जैसे 12 होंगे टोटल। आपको मन तो आप 12 का 12 कर सकते हो, मन नहीं तो आपको जितना मन उतना पर के आप सेव एंड एग्जिट कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो एरो नज़र आ रहा है इससे आप रीऑर्डर कर सकते हो, ऊपर वाले से ऊपर जा सकते हो, नीचे वाले से नीचे आ सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस है आपका। इतना चीज़ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है, सेव एग्जिट का बटन होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा है आपको, सेव एंड प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 10 एंट्री दिख रहा है, यहाँ पे शोइंग लिख रहा है 1 to 10 आउट ऑफ 12 एंट्रीज। यहाँ पे प्रीवियस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 पेज है। यहाँ पे नेक्स्ट पे जाके आप दूसरा पेज भी देख सकते हो, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव और प्रोसीड करना है। अब जैसे ही आप सेव करके वहाँ से निकलोगे तो आपके पास ये ग्रीन में आपको ये दिखेगा, योर चॉइसेस ऑफ पोस्ट अगेंस्ट अप्लाइड इंस्टीट्यूट एंड अदर ऑर्डर हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। फिर आपको ब्लू, ये येलो में वही आपको बताएगा कि आप कब तक इसको चेंज कर सकते हो या रीऑर्डर कर सकते हो। चॉइस 1 सबमिटेड एंड लॉग कैनॉट बी चेंज इफ़ यू डू नॉट एक्टिवली सबमिट चॉइस बाई इतना, द लास्ट सेव चॉइस शैल बी ऑटोमेटिकली सबमिट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आप अगर लॉक नहीं करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चॉइस 1 सबमिटेड एंड लॉक कैनॉट बी चेंज, अगर आपने यहाँ पे सबमिट और लॉक कर दिया तो अब ये चेंज नहीं होगा। अगर आप अभी ये नहीं करते हो, आप सिंपली सेव करके छोड़ देते हो, आपका मन होता है तो आप आगे जाके कर सकते हो चेंज। कब तक कर सकते हो, 18 तारीख के 11:30 तक आप कर सकते हो। और अगर आपने सेव नहीं किया, अभी जो सेव किया है बाई चांस आपने लॉक नहीं किया, तो वो जो अंतिम सेव्ड रहेगा वही आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। वो लिखा है यहाँ पे, सेव्ड चॉइस शैल बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड। I declare that I feel the choice of post against applied institute and set the order of the choices and desired by me. I understand that once I submit and lock my choices and their order, it cannot be changed for this round. I also understand the seat allocated to me is subject to fulfillment of the requirement and eligibility as mentioned in the prospectus. I also understand that I seat is allocated me in this round. I shall have to exercise an option as may be indicated subsequently in order to further participate in the seat allocation process. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन में क्लिक करना है, सबमिट एंड लॉक चॉइसेस कर देना है, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोसेस होने। अब देखिए जब आपने सबमिट कर लिया, सबमिट कर लेने के बाद आपका ये चीज़ ओपन होगा, इसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, योर चॉइसेस ऑफ पोस्ट अगेंस्ट अप्लाइड इंस्टीट्यूट एंड देयर ऑर्डर हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर दिस राउंड। यहाँ से आप इस पेज को प्रिंट कर सकते हो, और यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स आएगा आपका सारा का सारा। यहाँ पे आपका टोटल अप्लाइड कितने के लिए अप्लाइड आपने किया है, 12 के लिए किया है, और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ अप्लाइड नीचे जो है आपका सारा वही 12 का 12 लिस्ट है, उसी ऑर्डर में जिसमें आपने किया होगा, ठीक है। चलिए अब किन्हीं को वापस चेंज करने का इच्छा होगा तो वापस से वो यहाँ डैशबोर्ड पे जाएंगे, उन्हें ऑप्शन मिल जाएगा एडिट चॉइस, व्यू सबमिटेड चॉइस का, ठीक है। अब यहाँ से आप वापस जाओगे,
अब दिखाते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है या नहीं। चलिए अभी देखिए, अभी हमने सब कुछ कर लिया बट फिर भी ये जो है ये वापस यहीं पे है अभी भी। मतलब आप जब भी एक चीज़ करोगे तो आपको 13 तारीख के इवनिंग के बाद अगर आप सबमिट कर देते हो तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे 13 तारीख के इवनिंग के बाद ही। मतलब सच कैंडिडेट ओनली आफ्टर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड विल स्टार्ट। मतलब इतना समय आपको दिया गया है, आप चेंज कर सकते हो। दोबारा आप यहाँ से जाओगे, वो जो आपको न्यू पासवर्ड मिला है आप अपने कैंडिडेट आईडी से न्यू पासवर्ड से लॉगिन करोगे, वहाँ आपके जाके इस समय से पहले पहले आप उसको जाके चेंज कर सकते हो अभी भी, ठीक है। और अगर आप जैसे ही डाउनलोड कर लोगे एडमिट कार्ड उसके बाद आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। एडमिट कार्ड हम लोग कब डाउनलोड कर सकते हैं? शाम के बाद। चलिए ठीक है, आई होप मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। जितने लोगों ने वीडियो देखा, अगर उनको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, मतलब आपका कुछ इससे हेल्प हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई इशू होगा तो कमेंट कीजिएगा, बाकी लोग उसे सॉल्व कर ही देते हैं, तो ठीक है, सॉल्व हो जाएगा आपका इशू। चलिए ठीक है, थैंक यू।